हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 4 है। तो चलिए आज केमिकल इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The method of representing a chemical reactions with the help of symbol and formula of the substances involved in it is known as a chemical equations। मतलब ऐसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं उनके सिंबल और फार्मूला की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक क्या? अभिक्रिया में भाग ले रहे सबस्टांस के सिंबल और फार्मूला के सहायता से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? हमारा केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाता क्या है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है इसे वर्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक, वर्ड इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे न सिंबल यूज़ किया गया है और न ही सबस्टांस का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। क्योंकि ये जो सबस्टांस है वो वर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो देखिए, जिंक किससे अभिक्रिया किया? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, तो ये दोनों हमारा हो गया रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दो सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो हमें रिजल्ट मिला इन दोनों सबस्टांसेस के अभिक्रिया करने के बाद वो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसको देखते हैं कि किससे कैसे इसको सिंबल फॉर्म में एंड फॉर्मूला फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो था फर्स्ट रूल है हमारा, और यहाँ पे सेकेंड वाला देखते हैं। चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू अ केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द सिंबल एंड फार्मूलाज of the various substances given substances in place of their names। नेक्स्ट जो काम है हम ये करेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन में जो सबस्टांसेस हैं उनको उनके ही नीचे क्या लिखेंगे? हम उनका सिंबल लिखेंगे या फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि जिस सबस्टांस में सिंबल रहेगा उसका सिंबल लिखेंगे और जिस सबस्टांस का फॉर्मूला रहेगा उस सबस्टांस का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, उसी के स्थान चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जिंक है तो जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया H2SO4 एरो। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है, तो आइए इसे हम जानते हैं। नोट नंबर 1, the reactants are always written on the left hand side in an equation with a plus sign between them। रिएक्टेंट हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक, और प्लस साइन के साथ, यानी कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है इक्वेशन के, और उन रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड
इन एन इक्वेशन विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखा होना चाहिए इक्वेशन के प्लस साइन के साथ, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके बीच में प्लस साइन होना चाहिए और प्रोडक्ट्स हमेशा इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। द एरो, थर्ड वाला नोट देखते हैं। द एरो साइन pointing towards the right hand side is put between the reactant and product। एरो साइन हमेशा किसके किसके बीच में लगाना चाहिए? एरो साइन को जो है हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में लगाएंगे और इसको जो पॉइंटिंग किधर होना चाहिए, इसका जो एरो का पॉइंटिंग किधर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। यानी कि इसका पॉइंटिंग हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, न कि रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। फोर्थ वाला नोट देख लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिकल रिएक्शंस को प्रेजेंट करने का शॉर्ट मेथड होता है, यानी कि शॉर्ट मेथड से जो केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका जो है केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन भी बना सकते हैं। और ये एक नोट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे छोटे रूप में केमिकल इक्वेशन के रूप में इसको लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ an equal number of atom on different elements in the reactants and products। A balanced chemical equation has an equal number of atom। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स के नंबर रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम का नंबर है वो इक्वल होना चाहिए किसके किसके बीच में? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट है उनका जो एटम नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जितने एटम हैं उतना ही एटम राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड में है यानी कि रिएक्टेंट में है उतने ही एटम की क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और हम क्या देता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, जिंक क्या कर रहा है, यानी कि लिखेंगे जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट को DIL शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एरो क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है? जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक
सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि जिंक, ये जो रिएक्शन है इसको वर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे सिंबल फॉर्म में। ठीक है, तो जिंक का सिंबल होता है Zn। ठीक, रूल नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है, रिटेन इन इक्वेशन फॉर्म, यानी कि जो भी हमारा रिएक्शन दिया गया है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, रूल नंबर 2 है, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटली, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट में जो एटम के एलिमेंट हैं, यानी कि एलिमेंट्स के एटम हैं, उनको अलग अलग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का यहाँ पे एटम लिखेंगे और प्रोडक्ट्स का यहाँ पे एटम लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जिंक, एक एलिमेंट हो गया हमारा जिंक, इसमें कितने एटम हैं? रिएक्टेंट्स में 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। प्रोडक्ट में कितने जिंक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? तो 1, तो यहाँ भी 1। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन में कितने एटम हैं? 2। रिएक्टेंट में देखेंगे कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो यहाँ पे 2। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, यहाँ पे 2। ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर एटम, अब देखते हैं सल्फर एटम कितने हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखेंगे, पहले रिएक्टेंट में कितना है ये? 1। सल्फर कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 हमने लिखा। प्रोडक्ट में कितना है सल्फर? 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1। ठीक, अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेते हैं, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट में देखेंगे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन एटम लिखेंगे। एंड प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4, यहाँ भी 4 हमने लिख दिया। अब देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो पहला तो कंडीशन हमारा ये हो गया था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट है उनके एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए जितना कि प्रोडक्ट में है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ एटम किस में होना चाहिए? प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में 1 है जिंक, तो प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन एटम कितना है? रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट में भी कितना है? 2 है। सल्फर एटम कितने हैं? रिएक्टेंट्स में 1 एंड प्रोडक्ट्स में कितना है? 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? रिएक्टेंट में 4 एंड प्रोडक्ट में कितना है? 4। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे देख लेते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स के जो मास होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल होते हैं, यानी कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही उसका मास होना चाहिए प्रोडक्ट में भी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एटम ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इज एन अनइक्वल नंबर। ठीक है, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के में जो एलिमेंट हैं, एक या एक से अधिक जो एलिमेंट हैं उसमें नंबर ऑफ एटम जो है अनइक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी इक्वेशन दिया गया है, अगर उस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट हैं
वो अनइक्वल हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के जो एटम हैं, अगर वो अनइक्वल हैं, यानी कि रिएक्टेंट में कुछ नंबर और है, प्रोडक्ट में कुछ नंबर और है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, अगर इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को, तो क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, एरो, क्या बना? वाटर। ठीक है, अब रूल नंबर 1 है कि राइट द रिएक्शन इन एन इक्वेशन फॉर्म। जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं आप। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? O2। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट एटम इन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट एटम इन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उनके एटम्स को हम देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं इस रिएक्शन में देखेंगे। रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन एटम है? यहाँ पे 2 हमने लिखा। इन प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट्स में कितने हैं ऑक्सीजन एटम? 2। एंड प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन एटम है? 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स अनइक्वल हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब नोट नंबर 1 देखते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, कुछ छूट गया था। तो जो केमिकल अनइक्वल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो होता है डिफरेंट, यानी कि सभी जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में, उनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम रिएक्ट कर रहे हैं उनके जो मास होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कंडीशन ये होता है कि उसके जो एलिमेंट उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में मैटर को न तो उसे क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो है मैटर को कभी भी नहीं बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। कोई भी रिएक्शन हमारा होता है तो उसमें मैटर जो है, कोई भी मैटर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है उसे ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे कैसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन हमारा था H2 + O2, रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, अब ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कि कितने, पहले इसको चेक करेंगे कि ये
ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो चेक करते हैं। रिएक्टेंट्स में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। एंड प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो सेकेंड एलिमेंट है ऑक्सीजन है, उसमें देखते हैं कितने इस ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है। तो इसमें कितने हैं? 2 और इसमें कितने हैं? 1। तो ये जो है इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस्ड किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। कितने हैं हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में? 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने हैं ऑक्सीजन? 2 एंड प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 1। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट जितना एटम इसमें है हाइड्रोजन के, उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी है। ठीक, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है इक्वल है। फिर ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन में 2 हैं और रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है उसमें 2 है एंड प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है इसमें 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि बैलेंस्ड हो जाए। अब दोनों जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक है। 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मतलब 3, यानी कि 4 होना चाहिए। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? H2 प्लस O2 इक्वल कैसे होगा? इक्वल कैसे होगा हमारा? ऐसे हमें इक्वल करना है कि जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, दोनों मिलकर के कितने हो गए? 4। ठीक है, 4। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन में तो कितना हो जाता है हाइड्रोजन? 4। 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है वो H2O बन रहा है। ठीक है। तो जितना मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने किया उतना ही मल्टीप्लाई उतने ही नंबर से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। तो कितने बैलेंस हो गया आप देखते हैं। 2 2 4 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 4 4 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और दो ऑक्सीजन इधर, सॉरी, एंड 2 ऑक्सीजन इधर। ठीक है। अब ये क्या हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। यानी कि जो हाइड्रोजन है ये भी बैलेंस्ड हो गया। जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है उतना ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, और जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतना ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट में भी है। ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 2 जा 4। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 4। ठीक है। अब ये जो 2 है, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। 2 किसके पास है? ऑक्सीजन के भी पास है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई वाला ही फंडा यूज होगा। तो 2 ऑक्सीजन के पास भी है, जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 × 2 = 4, 4। प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। नंबर ऑफ, जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। एंड इसमें कितने हो गए ऑक्सीजन एटम? 2। हो गया ये बैलेंस्ड। तो इस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे कि जितना एलिमेंट का मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, उतना ही एलिमेंट्स का मास जो है प्रोडक्ट में भी होगा। यानी कि हर एलिमेंट का जो मास है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल होगा, ठीक। तो अब इस तरीके से ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, हम लोग कुछ इक्वेशन के बारे में, कुछ और जानकारियों के बारे में जानेंगे। यानी कि ऐसे टिप्स और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम इक्वेशन के बारे में और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।